तो हम लोगों ने कल अर्थशास्त्र की परिभाषा और स्वभाव विस्तार से पढ़ा था। आज हम लोगों को अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र पढ़ना है। हमने आपसे बताया था कि विषय क्षेत्र में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि वास्तव में अर्थशास्त्र या स्कोप में क्षेत्र में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। सुविधा के लिए हम विषय सामग्री को दो बड़े भागों में, जिसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, उसको बांट लेते हैं। जैसा हमने आपसे बताया कि ये कंटेंट भी आपके इस स्क्रीन पर उपलब्ध है और आप इसको आराम से देखकर पढ़ भी सकते हैं, इससे नोट भी कर सकते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बाद जहाँ तक है, वास्तव में सूक्ष्म अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जो संपूर्ण के कुछ भाग का अध्ययन करता है, या आप यूँ कहें कि जिसमें हम अपना अध्ययन अन्य बातें समान रहें की मान्यता पर करते हैं। यहाँ हम इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करते हैं, एक उपभोक्ता का, एक फर्म का, एक वस्तु के मूल्य निर्धारण का, एक साधन के मूल्य निर्धारण का। और अगर ज़्यादा बेहतर ढंग से कहना हो तो हम ये कहेंगे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम कीमत यंत्र विश्लेषण का अध्ययन करते हैं, जहां हम वस्तुओं तथा साधनों की सापेक्षिक कीमतों की व्याख्या करते हैं। प्रोफेसर सूल्ज ने इसीलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत यंत्र विश्लेषण का नाम दिया और इसके द्वारा हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र को इंगित करते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मुख्य रूप से तीन बातों को समाहित करते हैं। एक, वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण, दूसरा साधनों के मूल्य का निर्धारण और तीसरा कल्याणवादी अर्थशास्त्र। इसके अलावा हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र में को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं सूक्ष्म स्थैतिकी, माइक्रोस्टैटिक, दूसरे को कहते हैं तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिकी, कंपैरेटिव माइक्रोस्टैटिक, और तीसरे को कहते हैं सूक्ष्म प्रावैगिकी, माइक्रोडायनामिक। तो इस तरह से आप सूक्ष्म अर्थशास्त्र को तीन भागों में हम बांट देते हैं। अब यह सूक्ष्म स्थैतिकी क्या है, तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिकी क्या है और सूक्ष्म प्रावैगिकी क्या है। देखिए, जहाँ तक सूक्ष्म स्थैतिकी की बात है, इसी में बताएं आराम है। सूक्ष्म स्थैतिकी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या होती है? वह मुख्य रूप से मांग और पूर्ति है। तो किसी वस्तु की मांग और पूर्ति जब किसी समय बिंदु पर आपस में बराबर होती है तो उसे हम सूक्ष्म स्थैतिकी कहते हैं। या यूँ कह सकते हो कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु मांग और पूर्ति वस्तु विशेष के संदर्भ में के बीच किसी समय बिंदु पर, वो समय बिंदु टी है, क्या है, टी पर साम्य का अध्ययन सूक्ष्म स्थैतिकी कहलाता है। देखो, समय के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। T+1, T-1। हम इकोनॉमिक्स में तीन तरह से समय का प्रयोग करते हैं। T का मतलब होता है बिल्कुल करंट टाइम की बात करते हैं, वर्तमान समय की। T+1 जब कहते हैं तब हम एक साल आगे की बात करते हैं। T-1 जब करते हैं तो एक साल पीछे की बात करते हैं। तो हम T एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम
टी का मतलब एक निश्चित समय बिंदु है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, उसमें जब मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। तो जैसे इसको अगर हम चित्र में दिखाएं, यहाँ अगर हम डिमांड एंड सप्लाई लिखें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर अगर हम कीमत लिखें प्राइस, तो ये सामान्य मांग रेखा है डिमांड और ये सामान्य सप्लाई रेखा है। तो मांग और पूर्ति जहां बराबर होते हैं यहाँ पर यहाँ ये कीमत पी पर ई बिंदु पर, यहाँ आप देख रहे हैं कि ई बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर है। यहाँ ई बिंदु जो है ये टी पॉइंट ऑफ टाइम है। तो टी बिंदु पर जब मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर होते हैं और हम उस इक्विलिब्रियम, और आपने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम की परिभाषा क्या है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो यहाँ मांग और पूर्ति आपस में बराबर है। तो टी बिंदु पर जब हम मांग और पूर्ति के बराबर होने का अध्ययन करते हैं तो इसे हम सूक्ष्म स्थितिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप समझने के लिए ब्लैक बोर्ड पर देख दीजिए, नोट्स में आपके बना हुआ है, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा आप देखें इसमें सूक्ष्म तुलनात्मक स्थितिकी। दूसरा क्या है, जब भी आप तुलना की बात करते हैं तो इसका मतलब कि आपको दो समय बिंदुओं पर किसी डेटा की आवश्यकता है। किसके कैसे आप तुलना करते हैं, पिछले साल की तुलना में इस साल की ग्रोथ क्या है, पिछले MA पार्ट 1 की तुलना में MA 2 में कितना नंबर आप पाए। इसका मतलब कि आपको 2 पॉइंट चाहिए जिस पर आप कंपेयर करें। ठीक है, तो जब हम दो बिंदुओं की तुलना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन हम इन बिटवीन प्रोसेस की व्याख्या नहीं करते। जैसे आपको अभी अगर इस समय आपकी मुझे तुरंत व्याख्या करनी हो, जैसे इस्माइल जी आपके बारे में मुझे बताना हो, तो मैं कह दूँ कि ये इस समय लगभग 12:10 हो रहा है और 12:10 पर इन्होंने ये टी शर्ट पहनी थी, ये पैंट पहना था और ये पहना था, ये पहना था। फिर अगर हमको 1:30 बजे इनको देखना हो तो 1:30 बजे हम फिर इनको इसी ड्रेस में देखें, तो हम 12 बजे और 1:30 बजे के दोनों बिंदुओं की जब तुलना करेंगे तो क्या कहेंगे कि दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इस बीच में इन्होंने 10 बार कपड़ा बदला हो, ये तो हमको आपको नहीं पता ना। तो हम इसका मतलब कि प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं करते। इन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस वी डू नॉट डिस्कस, we compare only 2 situations, one situation at point of time t and another situation at point of time t+1। लेकिन t और t+1 के बीच में क्या हुआ उसकी व्याख्या नहीं करते। तो जब हम दो स्थैतिक बिंदुओं को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों स्थैतिक हो गया ना, एक t भी स्थैतिक हो गया और t1 भी कैसा हो गया, स्थैतिक हो गया। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ ये डिमांड है और ये सप्लाई, यहाँ हम डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ x और यहाँ y और यहाँ प्राइस। यहाँ इक्विलिब्रियम है, P बिंदु है, इसे कहते हैं P पॉइंट पर। अब क्या कहते हैं, मांग बढ़ गई, ये हो गया, क्या हो गया, D1 हो गया। तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ हो गया, यहाँ, यहाँ x1, यहाँ x2, यहाँ T1। तो यहाँ T और P1 बिंदु को जब हम तुलना करते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करते हैं कि व्हाट हैपेंड इन बिटवीन T एंड T1, इसके बीच में क्या हुआ यहाँ, इसकी व्याख्या नहीं करते। सीधे हम एक पॉइंट इसको लेते हैं, एक पॉइंट इसको लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि यह तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी। बात समझ आ गई? अब आप देखें इसमें
इसका तीसरा पार्ट है जिसको आप कहते हैं माइक्रो डायनामिक्स, सूक्ष्म प्रावैगिकी। ठीक है, सूक्ष्म प्रावैगिकी का मतलब यह है कि अब हम जो इसके पहले मान्यता थी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम या सेटेरिस पेरेबस या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सब खत्म हो गई। अब ये मान कर चलते हैं कि ये प्रावैगिक स्थिति है और एवरीथिंग हैंग्स टुगेदर, सब कुछ एक दूसरे से संबंधित है और सब बदल रहा है, ऐसे समझो। और प्रावैगिक का मतलब कि एक एक सेकंड में क्या घट रहा है उस टाइम फ्रेम में हम सबकी व्याख्या करेंगे। जैसे इनको हमने 12-10 पर देखा, फिर 12-11 पर, 12 पर, 15 पर, 20 पर, और जितनी बार ये कपड़ा चेंज किए हर बार हमने नोट किया। अब नीला, पीला, काला, सफ़ेद सब लिख करके तब बताया कि पहले भी ये ड्रेस थी और इस समय भी ये ड्रेस थी, लेकिन इन बिटवीन बहुत सारी ड्रेस चेंज हुई। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये आदमी दिखाता कुछ है और है कुछ। हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये आदमी दिखाता तो कुछ और है कुछ और। जैसे जो रोड मांगने के लिए कपड़ा पहनता है सफ़ेद, बाकी वास्तव में कपड़ा सफ़ेद है नहीं। तो इसलिए बीच में इन बिटवीन प्रोसेस की जब हम व्याख्या करते हैं तो उसे अब आप देखें कि आप चित्र से कैसे उस बीच की व्याख्या करते हैं। हम डिमांड और सप्लाई में कैसे हम उस प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं जिसे हम प्रावैगिक अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आप देखें, अभी आपने देखा कि ये प्रारंभिक मांग रेखा है जो आपको दी हुई है, ये आपकी सप्लाई लाइन है यहाँ। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए कि मांग और पूर्ति रेखा ऐसी ही क्यों बनती है, ये तो आपको पता है ना। जब भी आप मांग और पूर्ति रेखा बनाते हैं फट से ऐसा खींच देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं खींचते कि आप मांग रेखा ऐसी बनाते हैं, पूर्ति रेखा ऐसी बनाते हैं? आप जानते हैं कि मांग रेखा सीमांत उपयोगिता से व्युत्पन्न होती है और पूर्ति रेखा लागत से व्युत्पन्न होती है। सामान्यतः लागत की स्थिति यह होती है कि लागत वृद्धि नियम ही लागू होता है। कुछ समय के लिए ह्रास नियम लागू हो सकता है, कुछ समय के लिए समता नियम लागू हो सकता है, लेकिन एक समय के बाद अनिवार्य रूप से क्या लागू होगा, लागत वृद्धि नियम। अर्थात अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे तो लागत क्या होगी, बढ़ेगी, सीधी सी बात। इसलिए नॉर्मल सप्लाई कर अपवर्ड राइजिंग होता है। और जब किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उपयोगिता थोड़ी देर के लिए हो सकता है बढ़े, फिर स्थिर रहे, लेकिन अल्टीमेटली उसे गिरना ही होता है। इसलिए जब भी आप किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उपयोगिता उससे क्या होती है, घटती हुई प्राप्त होती है। तो ये मांग रेखा का डाउनवर्ड स्लोपिंग होना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाते है, और इसका अपवर्ड राइजिंग होना, ऊपर की ओर उठते हुए होना, यह इंक्रीजिंग कास्ट कंडीशन की वजह से है या उसका डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण है। दोनों एक ही बात है, चाहे आप बढ़ती हुई लागत कहें चाहे घटता हुआ उत्पादन कहें, दोनों के इंटरप्रिटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सामान्यतः मांग और पूर्ति रेखाएं इस तरह की हम बनाते हैं, उसके पीछे कारण यही है, ये कारण आपको पता होना चाहिए। वैसे मांग रेखा किसी भी तरह की हो सकती है, पूर्ति रेखा भी किसी भी तरह की हो सकती है, वो आपने विस्तार से पीछे कहीं पढ़ा होगा। अब आप देखिए, हमें जब डायनामिक माइक्रो डायनामिक का अध्ययन करना है तो ये मांग रेखा है, ठीक है। यहाँ यक्स है, यहाँ प्राइस है, और ये सप्लाई है। यहाँ ये प्रारंभिक संतुलन है ई बिंदु पर, यहाँ प्राइस है। अब देखो मांग बढ़ जाती है, ये D1 हो जाती है। पीछे हमने कहा कि यहाँ संतुलन हो जाता है, लेकिन क्या तुरंत यहाँ संतुलन हो जाता है? बाजार में जैसे ही मांग बढ़ती है तो तुरंत जब मांग बढ़ जाती है तो जो तुरंत रिएक्शन होता है वो होता है कि सप्लाई लाइन ये जो जा रही है सीधे ऐसे, ये यहीं से खड़ी हो जाती है, यह सुवर्ण रेखा हो जाती है। तुरंत जब आपके पास टाइम नहीं है, आपने मार्शल का समय तत्व पढ़ा है जिसमें आपने ये देखा है कि अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, इस तरह से टाइम फ्रेम डिसाइड होता है। अति अल्पकाल वह समय होता है जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि आप पूर्ति में कोई परिवर्तन कर सकें। तो जब मांग ऐसे में बढ़ती है, रात को अचानक 9 बजे अगर 20 किलो पालक की मांग बढ़ गई मार्केट में, कहाँ से मिलेगी पालक?
तो वो क्या करेगा कि अचानक जो पालक है उसी का दाम खूब ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि वो जानता है कि यह पालक खेत से तोड़ के लाना रात को 8 बजे 10 बजे संभव नहीं है। और पालक क्योंकि पेरिसेबल आइटम है, इसलिए स्टोर में भी ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप वहाँ से ला करके उसको सप्लाई कर सकें। तो तुरंत क्या होगा, देखो तुरंत सिर्फ सप्लाई स्थिर होगी, ये देख लो जितनी थी उतनी रहेगी, लेकिन कीमत क्या हो जाएगी। ध्यान से देखना है, अब यहाँ कुछ और बताने जा रहे हैं, हल्के मत लेना, ठीक। अब कीमत P1 हो गई, लेकिन पूर्ति क्या रह गई। लेकिन जब अचानक इतनी कीमत हो गई, बढ़ गई, तो दुकानदार को लालच आए कि जो अपने लिए रखे हैं वो अभी बेच देते, बड़ा महंगा हो गया है। तो जब दाम बढ़ गया तब उसने थोड़ी सप्लाई भी क्या कर दी, ये देखो बढ़ा लिया। और जब सप्लाई बढ़ी तो कीमत भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी भाई। जब पूर्ति बढ़ेगी कीमत क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन इस मांग अभी भी इतनी ज़्यादा है, और ये देखो ये पूर्ति ये है, ठीक है। अब इस तरह से फिर अब यहाँ जब पूर्ति घट गई तो मांग अभी ये ज़्यादा हो गई, फिर कीमत बढ़ जाएगी, फिर सप्लाई ये बढ़ाएगा, फिर ये मांग है, फिर ये पूर्ति है। इस तरह से ये ऐसे ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँचेगा तो, लेकिन इट विल टेक टाइम, तुरंत नहीं पहुँच जाता, इसमें समय लगता है। और इसी को हम कहते हैं कि ये मकड़ी जाला प्रमेय है। क्या है ये इसको हम काफ-वेव थ्योरम कहते हैं, काफ-वेव थ्योरम, इसे मकड़ी जाला प्रमेय कहते हैं, ठीक है। ये चित्र तुम्हारे स्क्रीन पर बना हुआ है, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम समझ लो कि कैसे। तो ये इस तरह से जो सूक्ष्म प्रावैगिकी है, ये वास्तव में उस प्रक्रिया की भी व्याख्या करता है, संतुलन कैसे पहले स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंचता है, ठीक है। अब देखो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है। जब तक इंडिविजुअल यूनिट को आप अच्छे से नहीं समझते, तब तक आप संपूर्ण को अच्छे से समझ नहीं सकते। पूरी अर्थव्यवस्था को समझना है तो उसके एक एक इंडिविजुअल को आपको समझना जरूरी है, ठीक है। आर्थिक नीतियों के लिए आवश्यक है सूक्ष्म, एक एक व्यक्ति से पूछ करके आप, जैसे सरकार कह रही है कि मैंने कृषि बिल पर 2 करोड़ किसानों से राय मांगी थी, तो अलग अलग 2 करोड़ से पूछा तो पूरे देश के 135 करोड़ के लिए नीति बना दी। भाई वो 2 करोड़ लोगों ने कह दिया ठीक है, तो सोचा होगा ठीक ही होगा। अभी अलग बात है कि किसान कह रहे हैं किससे पूछा था बुलाओ नहीं? लेकिन ठीक है, आपके कहने से थोड़ा नहीं पूछा था। भाई पूछने का ये होता है कि देखो एक तरीका है कि मैंने कह दिया कि देखो तुम सब लोग कोई राय देना हो दे दो, नहीं तो मैं कल से ये नियम बना दूंगा। मैंने कहा तो ना तुम लोग सब लोग राय दो, अब तुम लोगों ने किसी ने राय नहीं दिया कल तक, तो मैं तो ये मानूंगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 15 लोग जो बैठे हैं, इतने लोग सहमत हैं मेरी बात से। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल से इसलिए पूछा जाता है कि ये अगर व्यक्ति के लिए कोई चीज़ ठीक है तो समाज के लिए भी वो चीज़ कैसी होगी, ठीक होगी। इसलिए इंडिविजुअल की जानकारी जरूरी है। व्यक्ति आपको दहेज पर, विधवा विवाह पर, बाल विवाह पर, नारी की स्वतंत्रता पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर अगर कोई नियम बनाना है तो 10-20 लोगों से पूछ लीजिए अलग अलग, वो कहते हैं सही है, इसका मतलब कैसा होगा कि सही है। तो आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए उपयोगी है, आर्थिक कल्याण के विश्लेषण में उपयोगी है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र अब 1 2 4 6 लोगों से पूछ लिया आपने, आपको लगा कि इन लोगों का इससे फ़ायदा हो रहा है, तो सबका इसमें फ़ायदा होगा। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमाएं, ये केवल सूक्ष्म आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए उपयुक्त है, पूर्ण रोजगार तथा पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। सबसे खराब बात जो आंशिक विश्लेषण की है, या ये तुम कह सकते हो कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी प्रॉब्लम है, वो ये मान के चलता है कि पूर्ण रोजगार और पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। इसी पर वास्तव में पूरा पूंजीवाद भी आश्रित था। तो पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण रोजगार ये दोनों ही असंभव संभावनाएं हैं, ये व्यवहार में पाई नहीं जा सकती हैं, न तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब आदर्श स्थिति, किसी तरह कोई कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बाजार में नहीं पाया जाता।
जबकि हर दुकान पर जाइए तो वो कोई न कोई लालच आपको दे देता है जो दूसरे दुकान में नहीं रहता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा किसी लालच उलझ की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए ये पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण रोजगार की जो धारणा है या जो मान्यता है, यह वास्तव में उपयुक्त नहीं है और ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इंडिविजुअल से सबसे तो पूछा और जो नियम बनाया वह पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक, जैसे किसान बिल कुछ लोगों से पूछा और बना दिया, अब पूरा राष्ट्र उसके खिलाफ खड़ा हो गया कि ये हमारे हित में। चलो ये तो मान लीजिए दूसरी बात है, इस पर हम लोग बहुत इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहस नहीं कर सकते, वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन एक जो इकोनॉमिक्स का इश्यू है कि जो व्यक्ति के लिए अच्छा है आवश्यक नहीं कि वो समाज के लिए अच्छा हो। जैसे व्यक्तिगत एक बचत एक व्यक्तिगत अच्छाई है लेकिन सामाजिक बुराई है। बचत क्या है? एक व्यक्ति के लिए तो हमेशा बचत का बजट बनाना चाहिए, जितना कमाए उससे कम खर्च करना चाहिए, बचत होनी चाहिए, उसके इमरजेंसी में आड़े वक्त उसके काम आएगा। लेकिन जब हर आदमी लगता है बचत करने तो आप जानते हैं कि बचत अगर बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग अगर बचत करने लगे तो खर्च कम करेंगे और अगर उपभोग कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बाजार में मांग कम होगी, उत्पादन कम होगा और जब उत्पादन कम होगा तो फिर विनियोग भी कम होगा, उत्पादन में लाभ कम होगा तो अर्थव्यवस्था की जो गति है वह प्रभावित होगी। और जो बचत इसलिए होती है अपनी सुरक्षा के लिए, वह बचत विनियोजित भी नहीं होती है। अगर बचत ऐसी भी हो कि बचत हो पूरी की पूरी इन्वेस्ट हो जाए तब भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब हम अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बचत करते हैं तो वो बचत कहाँ रखते हैं? अपने पास रखते हैं ताकि हमको आड़े वक्त काम आए। तो इसलिए बचत एक व्यक्तिगत अच्छाई है लेकिन सामाजिक बुराई है। इसलिए जो व्यक्ति विशेष के लिए सही है वो आवश्यक नहीं है कि पूरे समाज के लिए भी सही हो। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हमने व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया, यहाँ हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। यहाँ हम एक व्यक्ति का नहीं पूरे समाज का अध्ययन करते हैं, एक व्यक्ति की आय का नहीं राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, एक व्यक्ति के एक वस्तु की कीमत का नहीं सामान्य कीमत स्तर की बात करते हैं, एक व्यक्ति के रोजगार की नहीं संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ हम समग्र का अध्ययन करते हैं और इसीलिए इसको सूल्ज ने राष्ट्रीय आय विश्लेषण का नाम दिया। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, नेटोट में आया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम राष्ट्रीय आय विश्लेषण के नाम से जानते हैं, किसने कहा? तो सूल्ज का नाम इसमें आपको याद रखना चाहिए। इसमें हम मुख्य रूप से इसे निम्न भागों में बांटते हैं: आय एवं रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर, उपभोग फलन तथा विनियोग फलन, आर्थिक विकास और वितरण का समष्टिगत मॉडल। ये आपको याद होगा कि आप जब BA थर्ड ईयर में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े थे तो उसमें आपने विस्तार से इन सब के बारे में पढ़ा होगा। वास्तव में ये जो पूरा का पूरा व्यापक अर्थशास्त्र इसी की व्याख्या ही करता है, राष्ट्रीय आय की, उपभोग फलन, विनियोग फलन, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, ये सब बातें। तो अब 1929-30 में जब व्यापक मंदी के बाद व्यापक अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ, किन्सकी महान कृति जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशन के बाद यह इसका जोर शोर से विकास हुआ। इसी परिभाषा को बोल्डिंग ने इस शब्दों में लिखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉट डील्स विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच बट विथ एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। वही व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि उनके समग्र का अध्ययन करता है। नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम, व्यक्तिगत आय का नहीं, बट विथ नेशनल इनकम, बल्कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन। नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट, व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं, बट विथ नेशनल आउटपुट, राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन करता है। उनकी किताब का नाम है इकोनॉमिक एनालिसिस। यहाँ फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के टाइप्स की बात करते हैं, जैसे वहाँ सूक्ष्म स्थितिकी, सूक्ष्म प्रावैगिकी, तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी आपने पढ़ा। यहाँ बिल्कुल उसी तरह व्यापक स्थितिकी, तुलनात्मक व्यापक स्थितिकी और फिर व्यापक प्रावैगिकी, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ नाम बदल जाएगा। अब जैसे वहाँ आपने व्यापक स्थिति सूक्ष्म स्थितिकी में क्या किया था
कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है, मांग और पूर्ति, उसको एक किसी समय बिंदु पर आपने उसके साम्य के अध्ययन को सूक्ष्म स्थितिकी बताया। यहाँ व्यापक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का किसी समय बिंदु पर संतुलन में होना वास्तव में व्यापक स्थितिकी कहलाता है। और व्यापक अर्थशास्त्र की सामग्री क्या है? यह राष्ट्रीय आय का निर्धारण है। और आपको याद होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था कीन्स के अर्थशास्त्र में कि राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार, वास्तव में ये तीनों एक ही चीज है ना, ये तीनों एक ही हैं। और इनका निर्धारण कैसे करते हैं? और संतुलन की स्थिति में y बराबर c प्लस यस होता है। आय, उपभोग और बचत के बराबर होता है। कीन्स ने यह भी कहा कि यस और आई आपस में बराबर होता है, इसलिए इसे हम c प्लस आई भी कह सकते हैं। और ये बराबर होता है y के। यह है आय के संतुलन या अर्थव्यवस्था के संतुलन की व्याख्या है जो कीन्स ने की थी। अब आप इसको जब हम चित्र के द्वारा व्यक्त करते हैं तो यहाँ मान लीजिए हम दिखा देते हैं कि व्यय, एक्सपेंडिचर या उपभोग और विनियोग यहाँ लिख देते हैं, आय यहाँ लिख देते हैं, इनकम, ठीक है। और ये रेखा आपने पढ़ा है कि वो आर होती है, एक्सपेंशन पाथ है, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, जो आय और उपभोग के बीच संतुलन को बताती है कि इसके हर बिंदु पर जितना आय है उतना ही व्यय है। व्यय में उपभोग और विनियोग दोनों शामिल है। ये तो आपने पढ़ा है पीछे बहुत विस्तार से। तो अब अगर हम यहाँ ये लिखते हैं, ये सी है, उपभोग है, तो आप यहाँ देखें कि इस बिंदु पर तो संतुलन है, लेकिन इसके इधर आप देखेंगे तो क्या है? उपभोग ज्यादा है और आय कम है। शुरू में ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम कम हो, आपका उपभोग ज्यादा हो। तो इसका मतलब आप कहाँ से कर रहे हैं? आपके ऊपर कर्जा है, यानी आप उधार लेके कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप माइनस में सेविंग आपकी है, आपको बच नहीं रहा है बल्कि आपको लेना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक समय अब इसके बाद क्या हो जाता है? उपभोग कम हो जाता है और आय ज्यादा हो जाती है, तो ये पोर्शन क्या हो जाता है? ये सेविंग का पोर्शन हो जाता है, बचता है आपका, ठीक है। तो कुल व्यय आपका ये सी है, लेकिन इसमें जब हम सी प्लस आई कर देते हैं तो ये वास्तव में असली व्यय टी बिंदु पर संतुलन है। तो यहाँ जब हम यहाँ आय का स्तर y1 है, तो y1 के स्तर पर संतुलन टी बिंदु पर है। इस संतुलन को हम व्यापक स्थैतिकी कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी एक बिंदु पर जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इनकम और एक्सपेंडिचर के इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं तो इट विल बी कॉल्ड मैक्रो स्थैतिक एनालिसिस, व्यापक स्थैतिकी विश्लेषण। बात समझ में? यह तुम्हारा हो गया व्यापक स्थैतिकी। अब देखो दूसरा क्या है, जब हम व्यापक प्रावैगिकी की बात करेंगे या तुलनात्मक स्थिति की बात करेंगे तब इसको C प्लस आई, तो एक बिंदु ये है T पर, एक दूसरा हम C प्लस आई क्या करेंगे, यहाँ C डैश प्लस I डैश, इसे T1 पर बना देंगे यहाँ, और ये Y2 हो जाएगा। तो एक संतुलन T रहेगा, एक संतुलन T1 पर रहेगा। इन दोनों के बीच जब तुलना करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? ये होगा व्यापक तुलनात्मक स्थैतिकी। यहाँ भी आप देखिए इसके बीच की प्रक्रिया का अध्ययन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा व्यापक तुलनात्मक स्थैतिकी। बस में तीसरा क्या होगा? व्यापक प्रावैगिकी। इसका मतलब जो T और T1 के बीच परिवर्तन हुआ उसके बीच की प्रक्रिया का भी अध्ययन करना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ इनकम, यहाँ एक्सपेंडिचर, ये तुम्हारा है, ठीक है। ये तुम्हारा है C, ये है C प्लस आई, और ये हो गया C प्लस
सी डैश प्लस आई डैश, यह हो गया हमारा y1 टी बिंदु पर, ये हो गया y2 टी बिंदु पर। अब हम क्या करते हैं कि प्रायोगिक में हम देखो पहले यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये जो प्रोसेस देख रहे हो, इस प्रोसेस की भी हम व्याख्या करते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम व्यापक प्रायोगिकी कहते हैं कि ये जो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसकी व्याख्या भी करते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो ये तुम्हारा व्यापक अर्थशास्त्र के तीनों प्रकार हैं। अब देखो व्यापक अर्थशास्त्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। व्यापक अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता इसका व्यापक दृष्टिकोण है। अच्छी बात तो यह है कि हर यूनिट को टच करता है, सबकी व्याख्या करता है, किसी को छोड़ता नहीं है, किसी को स्थिर नहीं मानता है, ठीक है। इसमें समूह के कल्याण को महत्व दिया जाता है। यहाँ इंडिविजुअल यूनिट की बात होती नहीं है, यहाँ हम ग्रुप के की बात करते हैं। सच पूछो तो अर्थव्यवस्था की या नीतियों की या अधिकतम सामाजिक कल्याण की जब बात होती है तो उसमें हम निश्चित रूप से व्यापक अर्थशास्त्र की बात करते हैं। इसमें पारस्परिक निर्भरता के महत्व को स्वीकार किया जाता है। देखो मैंने आपसे कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में यह मान्यता है कि अन्य बातें समान रहती हैं। इसका मतलब कि वहाँ कुछ को छोड़ दिया जाता है। हम जिनका अध्ययन करते हैं उन्हीं के प्रभाव की व्याख्या करते हैं, उस पर और बाकी चीज़ों का जो प्रभाव पड़ता है उसकी व्याख्या मान लेते हैं कि इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे मानने से प्रभाव ना पड़े। जैसे जब आप कहते हैं कि मान लिया ये है, तो मान लिया इसका मतलब है कोई गड़बड़ वहीं हो गया, क्योंकि मान लिया तो हो ही नहीं सकता ना कि सही हो जो आपने माना है। तो इसलिए, और दूसरा जहाँ तक निर्भरता की बात है, देखो वैसे भी निर्भरता अक्सर कहा जाता है कि दूसरे पर निर्भर रहना ठीक नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। देश भी आजकल क्या हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भरता निश्चित रूप से ऊंचा आदर्श है, लेकिन थोड़ा गहराई से विचार करो तो परस्पर निर्भरता उच्चतम आदर्श है। जब आप दूसरे पर निर्भर होते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दूसरे पर विश्वास जताते हैं, या आप यूँ कह लो कि, और दूसरे पर जब आप निर्भर होते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं करते हैं, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इसलिए करते हैं कि इससे दूसरे का नुकसान ना हो, क्योंकि मुझे भी दूसरे से बहुत सारा फायदा लेना है। तो बहुत आत्मनिर्भरता अच्छी बात है, लेकिन परस्पर निर्भरता अगर हम ईमानदारी से, नैतिक रूप से उसका पालन करें तो ज़्यादा ऊंचा आदर्श है। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की अगर बात है तो वसुधैव कुटुंबकम आत्मनिर्भरता संभव नहीं है। आत्मनिर्भरता से तो आदमी एक तरह से देखा जाए तो एकांगी होगा, स्वार्थपरक होगा, अपने में ही सीमित रहेगा। फिर वसुधैव कुटुंबकम कैसा होगा भाई। तो परस्पर निर्भरता अच्छी बात है, लेकिन वहाँ भी ये शर्त है कि अन्य बातें समान रहें। कि हम आप पर निर्भर हो जाएं तो आप हम ऐसा ना करें कि हमारा दुरुपयोग करने लगें। हम आप पर निर्भर हो तो आप अधिकतम मेरी मदद करें और हम आपकी मदद करें। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो विकास का असली सिद्धांत है, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, इन सारे सिद्धांतों का बड़े अच्छे से पालन होता है ना। क्योंकि अगर एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये सही है कि हर आदमी कुछ न कुछ जरूर कर सकता है। यहाँ इतने आप लोग बैठे हैं, एक भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो बेकार है। सब में कोई कोई ऐसी क्वालिटी है जो अच्छी है और महत्वपूर्ण है, बस उसे पहचानने की या उसका उपयोग करने की ज़रूरत है। तो एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सब लोग मिल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए टीम वर्क, लीडरशिप, ग्रुप की एक्टिविटी, इन सब का इम्पॉर्टेंट, ग्रुप डिस्कशन, आपस में बातचीत, ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत सारी बात आपके दिमाग में नहीं आ रही है, इनके भी दिमाग में आ सकती है, उनके दिमाग में आ सकती है, और सबको मिला करके हम कोई बहुत अच्छी चीज़, बातचीत बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ते आजकल लोग करते नहीं।
इसलिए कि इतना ईगो इम्पॉर्टेंट हो गया है कि कहीं मेरी कोई बात गलत ना हो जाए। अगर आप बिल्कुल एकदम निष्पक्ष भाव से वाद विवाद में शामिल हों और कोई ईगो पहले से न पालें कि मेरी ही बात सही होनी चाहिए, तो अच्छी बात निकल कर आएगी। क्योंकि 10 लोग जब कोई बात करेंगे तो और अच्छी बात को आप स्वीकार करिए। तो जो व्यक्ति परिवर्तन के लिए तैयार होता है, जो स्वीकार करने के लिए तैयार होता है, जो सबकी बात गंभीरता से सुनता है, केवल अपनी नहीं सुनाता, तो निश्चित रूप से वह एक अच्छा प्रशासक होता है, वह एक अच्छा लीडर होता है। लीडर को चाहिए कि अपने छोटे छोटे मातहत कर्मचारी की बात भी पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि कभी कभी उसके दिमाग में भी कोई ऐसी बात आ सकती है जो करिश्मा कर दे। वो छोटा है इसलिए उसकी बात नहीं सुनना, ये वास्तव में लीडरशिप के बिल्कुल खिलाफ है। बात सबकी पूरी सुनो। अक्सर ऐसा होता है, इससे बॉस के सामने तो कोई बोल ही नहीं पाता है। हमारे देश की कुछ ऐसी ज़्यादा और हायरार्की हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही है। आप अपने देश के प्रोटोकॉल को देखिए, आपके देश का प्रधानमंत्री जब आता है उसको देखिए, आप विदेशों में किसी प्रधानमंत्री को देखिए, आप वो एकदम बिल्कुल। मैं तुमसे बताऊं, मैं ऑस्ट्रिया गया था, वियना का वहाँ उनका जो उनका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये दोनों कैडर के उनके अधिकारी अगल बगल ऐसे रहते हैं। इधर मकान है राष्ट्रपति का, इधर मकान है, उसके बीच से टूरिस्ट को घुमाने के लिए वो बग्घी चलती है ना, बग्घी उसके बीच से निकलती है। तो जो हम लोग लेके बग्घी वाला घुमा रहा था, तो उसने वो गाइड बता रहा था कि ये इनका मकान है और इनका मकान है, और दोनों के बाहर एक भी पुलिस नहीं दिख रही थी, दोनों मकान के। तो हम लोगों को तो आश्चर्य हुआ ना भाई कि हम लोग तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आवास के आसपास घुस नहीं सकते किसी तरह से, इतनी सिक्योरिटी चारों तरफ है हमारे यहाँ। कहा सर अभी वैसे ही निकलेंगे यहाँ से बाहर पैदल ही, और हो सकता है ऐसे सड़क पर टहलते हुए चले जाए, इधर से कोई पता ना पाए। हमारे यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाती है, प्रोटोकॉल लग जाता है, 5-5, 10-10 थाने की पुलिस लग जाती है, कुछ नहीं उनके यहाँ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लीडरशिप का तरीका है। तो लीडर को चाहिए कि वो सबकी बात सुने, सबकी सुन करके उसमें से जो अच्छी बात हो वह स्वीकार करे। तो इसमें पारस्परिक निर्भरता के महत्व को स्वीकार किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग कहाँ होता है? आर्थिक नीतियों के निर्धारण में अत्यंत उपयोगी है। यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए आवश्यक है, जटिल अर्थव्यवस्था के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? व्यापक अर्थशास्त्र के निष्कर्ष भ्रामक होते हैं। कभी कभी सामान्य कीमत स्थिर रहता है, जबकि सापेक्षिक कीमतें बदलती रहती हैं। इनके विपरीत भी देखने को मिलता है। जैसे आप तो व्यवहार ही देते हो, सरकार अखबार में निकाल देती है कि मुद्रास्फीति की दर तो बहुत कम हो रही है, लेकिन प्याज 150 रुपये किलो बिक रही होती है। आप इंडिविजुअल लेवल पर समझ ही नहीं पाते हैं कि मुद्रास्फीति कम हो रही है या ज़्यादा। आप भी सोचते हैं यार अगर सस्ता हो रहा है तो कोई सामान का दाम तो नहीं घट रहा है। तो सामान्य कीमत स्तर का कुछ रिजल्ट होता है और इंडिविजुअल प्राइसेस की स्थिति कुछ और होती है ना। तो इसलिए ये दिक्कत करता है। छोटी इकाइयों के महत्व की उपेक्षा करता है। किसी समूह का अध्ययन उसके अवयवों के अध्ययन के बगैर अधूरा है। अच्छा, जब तक आप इंडिविजुअल का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप बड़े पैमाने पर कोई व्याख्या नहीं कर सकते हैं। समूह व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। जैसे कीन्स के अनुसार बचत एक सामाजिक बुराई है किंतु व्यक्तिगत अच्छाई है। ठीक है, जो बताया हमने आपसे पीछे। सैमुअल्सन के अनुसार सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे को नहीं समझते हैं तो आप अर्ध शिक्षित ही कहे जाएंगे। इसका मतलब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये वास्तव में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है कि किसको चुनें किसको छोड़ें। एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। ये चाहिए कि आप दोनों को एक साथ लेकर चलें और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग करें और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग करें और जहाँ ज़रूरत पड़े दोनों का संयुक्त रूप से इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हम अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र की व्याख्या दो बड़े भागों में बांट कर करते हैं। और वैसे सामान्यतः हम अर्थशास्त्र जब विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व का अध्ययन करते हैं। तो ये है। अब सवाल ये है कि उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व
ये वास्तव में ये सब इसी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं, इसलिए इनको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स विस्तार से पढ़ेंगे तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण, उत्पादक के व्यवहार का विश्लेषण, मूल्य का निर्धारण, वितरण का सिद्धांत, साधनों के मूल्य का निर्धारण, यही सब तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं तब उसमें आप समस्त आर्थिक नीतियों का, मुद्रास्फीति है, व्यापार चक्र है, रोजगार का सिद्धांत है, गुणक है, त्वरक है, ये सब कहाँ पढ़ते हैं आप? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र। इसके बाद नेक्स्ट आपका कल पढ़ेंगे आप।